आज हम अध्ययन करेंगे बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। एक संस्था की कार्यकुशलता उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के बजट बनाए जाते हैं। बजटों को वर्गीकृत करने के कुछ निश्चित आधार होते हैं। आज हम उन आधारों का अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के बजट बनाए जाते हैं? पहला है समय के आधार। समय के आधार पर बजट तीन प्रकार के। दीर्घकालीन बजट, जो 5 साल से अधिक 20 साल के लिए पंचवर्षीय योजना, 20 वर्षीय योजना जो बनाई जाती है, वो हमारे पास दीर्घकालीन बजट। अल्पकालीन बजट, छोटी अवधि के लिए, जो सामान्यतः 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए बजट होते हैं, वो अल्पकालीन बजट होते हैं। और वर्तमान बजट, करंट बजट चालू वित्त वर्ष के अंदर 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का बजट होता है, वो सब चालू। तो समय के आधार पर बजट को हम 3 भागों में बांटे: दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और चालू बजट। क्रियाशीलता के आधार पर व्यापार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं के आधार पर पृथक पृथक बजट बनाए जाते हैं, उसे हम क्रियाशीलता बजट कहते हैं। विक्रय बजट, उत्पादन बजट, उत्पादन लागत बजट, सामग्री बजट, सामग्री लागत बजट, श्रम शक्ति बजट, श्रम लागत बजट, कारखाना उपरिव्यय बजट, संयंत्र उपयोग बजट, प्रशासनिक उपरिव्यय बजट, मास्टर बजट, अनुसंधान एवं विकास लागत बजट, रोकड़ बजट और पूंजीगत व्यय। ये 15 विभिन्न क्रियाएं बांटी गई। ये एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है। व्यापार के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं के लिए पृथक से हम बजट बनाए करते हैं और प्रत्येक क्रिया का उप क्रियाओं में विभाजन भी किया जा सकता है, तो उसके आधार पर भी बजट बनाया जाता है। तीसरा है लोचशीलता के आधार पर। लोचशीलता के आधार पर बजट 2 प्रकार का होता है: स्थिर बजट और लोचशील। जब हम उत्पादन की एक निश्चित क्षमता के आधार पर बजट बनाते हैं, जैसे व्यापार में उत्पादन की क्षमता 10,000 इकाई है, हमने यह निर्णय किया कि व्यापार 80% क्षमता पर कार्य करेगा, तो उसे हम स्थायी बजट कहते हैं, फिक्स बजट। और यदि हम लोचशील बजट बनाते हैं, तो बजट में 60%, 70%, 80%, 90%, 100% अलग अलग क्षमताओं पर यदि उत्पादन किया जाता है, तो कितने व्यय होंगे, उनको हम लोचशील बजट के अंदर सम्मिलित करते हैं। अब हम एक एक बजट के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहला हमारे पास समय पर आधारित दीर्घकालीन बजट। समय पर आधारित बजट, जैसा कि हमने पढ़ा है, 3 प्रकार के बजट होते हैं: दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और चालू बजट। दीर्घकालीन बजट लंबे समय के लिए निर्धारित व्यापार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार के बजट में व्यापार के दीर्घकालीन विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं की दिशा एवं प्रगति दर प्रतिबंधित। इन बजट की अवधि 3 से 20 वर्ष। अलग अलग लेखक इस अवधि को पृथक पृथक मानते हैं। कुछ लेखक 3 से 20 वर्ष मानेंगे, कुछ 5 से 20 वर्ष मानेंगे और कुछ 5 से अधिक अवधि, 5 वर्ष से अधिक अवधि, जैसे 20 से भी अधिक, 25 साल, 50 साल का भी यदि बजट है, तो जिस प्रकार का पूर्वानुमान किया जाता है, जिस अवधि के लिए बजट का पूर्वानुमान करता है, यानी दीर्घकालीन लंबे समय के लिए तैयार किया जाता है। दीर्घकालीन बजट प्राय बहुत अधिक सूक्ष्म आधार पर तैयार नहीं किया जाता। छोटी छोटी सी चीज़ों पर ध्यान कम दिया जाता है। दीर्घकालीन बजट के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान जाता है, जहाँ पे वस्तु की मात्रा, गणना इत्यादि को थोड़ा सा कम रखकर, जिसको कहना चाहिए दूरदृष्टि को मद्देनजर रखते हुए हमारे विकास का एक पथ तैयार किया जाता है। बल्कि ये कुछ प्रमुख बातों के संबंध में तैयार किए जाते हैं, जैसे विविधीकरण का क्षेत्र, बाजार पहुंच, प्रति अंश अर्जन के लक्ष्य, भावी बिक्री, दीर्घकालीन भावी पूंजीगत व्यय, भावी अनुसंधान एवं विकास की क्रियाएं, भावी वित्तीय आवश्यकताएं, लाभ नियोजन की रूपरेखा आदि। दीर्घकालीन बजट तैयार करते समय बाजार की प्रवृत्ति, आर्थिक घटक, जनसंख्या के आकार, संरचना, संभावित परिवर्तन, औद्योगिक उत्पादन संबंध, उपभोक्ताओं की आदतों में परिवर्तन
प्रतिद्वंदियों की क्रियाएं, दीर्घकालीन सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उत्पादन तकनीक, संयंत्रों के अप्रचलन की संभावना आदि बातों को ध्यान में रखना। तो दीर्घकालीन बजट जब तैयार किया जाता है तो मोटे मोटे तौर पे एक रूपरेखा तैयार की जाती है, बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन एक और चीज़ है, वर्तमान में युग जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है, बहुत सी घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाती है। जैसा हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में बात करें, अभी कुछ 2-5 साल पहले ही कुछ मोबाइल बाजार के अंदर आए थे, जिसके अंदर 512 का टच स्क्रीन मोबाइल आए, 512 रैम, 4 GB इंटरनल मेमोरी, कैमरे के पिक्सल्स का धीरे धीरे उनमें विकास होता गया। अब जो रैम मोबाइल की रैम है वो 2 GB, 4 GB, 6 GB तक बढ़ गए, इंटरनल स्टोर 256 GB, 1 GB तक इंटरनल स्टोर। यहाँ तक कि पूर्व के अंदर जो कंप्यूटर थे उनकी जो क्षमताएं थी उनसे कई गुना ज़्यादा क्षमताओं के मोबाइल फ़ोन जो कैमरे बाजार में आ रहे थे उससे कई गुना क्षमता के कैमरा मोबाइल में आने लग गया। गणना क्रिया सरल हो गई। इंटरनेट की स्पीड जब एक बार प्रारंभ हुई थी 2G, 3G, 4G और निश्चित रूप से 5G की स्पीड भी आ रही। तो दीर्घकालीन बजट बनाते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में परिवर्तन की गति किस प्रकार होने वाली है, लोगों की रुचियाँ और संभावना किस प्रकार की है, लोगों की आय किस प्रकार की है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा होता है अल्पकालीन बजट। अल्पकालीन बजट प्राय 1 वर्ष से अधिक और 3 से 5 वर्ष तक के लिए होता है। इसे हम सामान्यतः पंचवर्षीय योजना भी कह सकते हैं या अल्पकालीन बजट भी कह सकते हैं। कुछ लेखक इसे 1 से 3 वर्ष, कुछ 1 से 5 वर्ष तक मानते हैं। ये बहुत ज़्यादा विभेद नहीं है। सामान्यतः बात यह 1 वर्ष से अधिक लेकिन दीर्घकालीन से कम अवधि के जो बजट होते हैं उन्हें अल्पकालीन बजट कहते हैं। वर्तमान बजट से जो तात्पर्य है वो 1 वर्ष के लिए जो बजट बनाया जाता है, 1 महीना, 1 सप्ताह, 15 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने की अवधि में मांग, उत्पादन, रोकड़ इत्यादि की क्या आवश्यकता होगी, मौसमी साइकिल के अंदर किस प्रकार से व्यापार में कोषों का उपयोग किया जाएगा, वित्त का उपयोग किया जाए, इस सब के अंदर जो बजट बनाया जाता है उसे चालू करना। दूसरा है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता बजट व्यापार की प्रत्येक क्रियाओं का पृथक बजट है। प्रत्येक क्रिया के लिए पृथक बजट बनाया जाता है। व्यापार की जो मुख्य क्रिया है वह विक्रय होगा तो आय प्राप्त होगी, और यदि आय प्राप्त हुई तो ही व्यापार का संचालन किया जा सकेगा। यदि हमने क्रय किया है, उधार क्रय किया है, उनका भी भुगतान तभी हो सकेगा, या यह कहें कि व्यापार का अस्तित्व ही तभी रहेगा जब विक्रय होगा। तो व्यापार के अंदर क्रियाशीलता बजट में प्रथम स्थान पर विक्रय बजट आता है। यदि हम माल कितना बेचने में सक्षम हैं उसी के आधार पर माल का उत्पादन होता है, क्रय होता है, भंडारण होता है, सभी गतिविधियां संचालित होती है। यहाँ तक कि विक्रय के आधार पर ही निर्णय होता है कि व्यापार की आय कितनी होगी, और व्यापार की आय कितनी होगी उसी के आधार पर व्यापार के अंदर नियुक्तियाँ, कर्मचारियों की आवश्यकता, श्रमिकों की आवश्यकता, मैनेजर की आवश्यकता, ये सभी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो सर्वप्रथम विक्रय बजट तैयार किया जाता है। विक्रय बजट समस्त बजटों के लिए आधार का काम करता है। जब विक्रय बजट तैयार किया जाता है तो उसके आधार पर लागतों, उत्पादों के संबंध में पृथक बजट तैयार किए जाते हैं। विक्रय बजट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है? नंबर 1, विक्रय बजट में ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाता है। विक्रय संबंधों का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाता है कि अलग अलग अवधि में, अलग अलग क्षेत्र में कितना विक्रय हुआ, मांग कितनी हुई, पूर्ति कितनी हुई, दरों के आधार पर कितनी। विक्रेताओं को प्रतिवेदन देखे जाते हैं, जो हमारे पास सेल्समैन होते हैं, जो हमारे पास वेंडर्स होते हैं, उनकी परिवर्तन, ग्राहकों की आदतें क्या है, इनमें क्या क्या परिवर्तन अपेक्षित है, विभिन्न वस्तुओं के बाजार में भविष्य में क्या मांग रहने की संभावना है, व्यापार से संबंधित प्रतिद्वंदियों की क्या क्रियाएं चल रही है, विज्ञापन की कौन सी विधियाँ विक्रय बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। व्यापार के बाजार की दशा, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिस चीज़ का हम व्यापार कर रहे हैं उसमें क्षेत्र के अंदर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। बाजार का विश्लेषण, बिक्री के अनुमान लगाने के लिए बाजार का विश्लेषण करना आवश्यक है। स्थान विषय और समय विशेष की विशिष्ट परिस्थितियाँ, मौसम के आधार पर गर्मी की वस्तु हैं, सर्दी की वस्तु हैं, कंजम्पशन है, उपभोक्ता की आदत, रुचियाँ, व्यवहार, जैसे हम एक तरह से कहें कि
जुलाई माह में हमेशा विद्यालय महाविद्यालय खुल जाते हैं, तो उस समय स्टेशनरी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। सर्दी जब होती है तो उस समय गर्म कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। बरसात होती है तो छाते रेनकोट वगैरह चलेगी। यदि कोई व्यक्ति को बरसात के अंदर जूते खरीदने हैं तो वो बरसाती टाइप के जूते लेगा, है ना। शादी ब्याह के सीजन होगा तो कपड़े उस प्रकार के बिक्रे होंगे। तो बाजार की दशाएं भी समय और मौसम के आधार पर परिवर्तन होती है। संस्था की नीति कैसी है, बाल बेचने की नीति कैसी है, साख नीति कैसी है, ये सभी चीजें, बिक्री पश्चात सेवा कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस इत्यादि, संयंत्र की क्षमता और कार्यशील पूंजी की स्थिति। दूसरा हमारे पास बजट होता है उत्पादन बजट। उत्पादन बजट विक्रय के आधार पर जो हमारे को माल बेचना है उसका फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास में, और क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना रखना है, उनको ध्यान में रखते हुए उत्पादन के विभिन्न मिश्रणों का हम उत्पादन बजट बनाते हैं। कितनी मात्रा में हमको उत्पादन किया जाना है। जब उत्पादन बजट बनेगा तो उत्पादन बजट के अंदर हम के पश्चात हम सामग्री का बजट बनाएंगे। सामग्री बजट में जो जो वस्तु उत्पादन करने किए जानी है उसमें कौन कौन सी सामग्रियां उपयोग में आती है, उनका प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक कितना रखना है। सामग्री लागत बजट, जब हम सामग्री बजट बनाएंगे, सामग्री की मात्रा, जैसे एक वस्तु ए का उत्पादन करना है उसमें XYZ 3 सामग्री लगती है, तो हम XYZ 3 सामग्रियों की मात्रा को ज्ञात करेंगे, कितनी आवश्यकता होगी, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा जाना है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी मात्रा निर्धारित की जाती है सामग्री की, और मात्रा के बाद में बाजार की संभावित दरों से गुणा करके सामग्री की लागत बजट का हम निर्माण करते हैं। जब हमारे पास सामग्री बजट बन जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि एक वस्तु के उत्पादन में कितना श्रम लगेगा, कुशल श्रम कितना लगेगा, अकुशल श्रम कितना लगेगा, अकुशल श्रम कितना लगेगा, पुरुष कितने लगाने हैं, महिला कितने लगानी है। इन सभी चीज़ों की गणना प्रति वस्तु के उत्पादन के आधार पर तय की जाती है। और जब हमारे पास श्रम शक्ति बजट बन जाता है तो हमें दरों के आधार पर कुशल श्रमिकों की दर कितनी है, अकुशल श्रमिकों की दर कितनी है, अर्धकुशल श्रमिकों की दर कितनी है, कितने घंटे उपयोग में ला रहे हैं, उनको गुणा कर श्रम लागत बजट का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ओवरहेड्स के बजट होते हैं। कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय, विक्रय वितरण उपरिव्यय। गत वर्षों की लागत स्टेटमेंट्स का, गत वर्ष की लागतों का विश्लेषण कर हम ज्ञात करते हैं कि प्रत्येक मद में कितना व्यय हुआ है। उत्पादन की प्रत्येक मद से जो परिवर्तनशील मदें हैं उनको उत्पादन की मात्रा से, और स्थायी मदें जो हैं उनको समय के आधार पर तय कर हम कारखाना उपरिव्यय, कार्यालय उपरिव्यय, विक्रय वितरण उपरिव्यय बजट बनाएंगे। लास्ट में हमारे पास आएगा एक मास्टर बजट। ये समस्त बजट, सामग्री बजट, श्रम व्यय, प्रत्यक्ष व्यय बजट, कारखाना उपरिव्यय बजट, कार्यालय उपरिव्यय बजट, विक्रय वितरण उपरिव्यय बजट और विक्रय बजट, इन सभी बजटों को सम्मिलित रूप से एक बजट बनाएंगे। वो हमारे पास मास्टर बजट के नाम से जाना जाएगा। समस्त बजटों का सारांश जो होता है वो हमारे पास मास्टर बजट होता है। इन मास्टर बजट के अलावा भी हमें कुछ बजट्स, मास्टर बजट के विभिन्न पार्ट हो गए, विक्रय क्रय, उत्पादन लागत, श्रम लागत, है ना, कारखानों पे। इनके अलावा एक अनुसंधान और विकास बजट होता है। उसमें हमको व्यापार में हमारे पास जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का हमें किस प्रकार से विकास करना है, लागतों में किस प्रकार से कमी होगी, या हम यह कहें कि संयंत्रों का उपयोग अधिकतम किस प्रकार करना है, इसके लिए हम शोध एवं विकास लागतों का बजट बनाते हैं। अंत में रोकड़ बजट, समस्त क्रियाओं को संचालित करने से हमारे पास कितनी रोकड़ आने वाली है और कितनी रोकड़ हमारे पास जाने वाली है, कहीं रोकड़ के अंदर कमी तो नहीं है, इन सभी चीज़ों के लिए हम रोकड़ बजट का निर्माण। ओके, थैंक यू।